हाँ जी, हेलो 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 हेलो। अच्छा, एक बारी ना क्विकली रिवाइज करते हैं जितना अभी तक ऑडिट में हो चुका, और फिर इस कहानी को आगे बढ़ाकर आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और होप सो एक नया चैप्टर भी आज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब के साथ थोड़ी सी डिस्कशन, आप सबके जयकारे में दम होना चाहिए, कहानी बन जाएगी। यार हम सब ना एक पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर कौन सा? 5। आवाज में दम नहीं है। पेपर नंबर 5। शुरुआत के 15 मिनट मेरे साथ डिवोट कर लो, आपका पूरा चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगी। आप देखना 15 मिनट बस आप इधर पार्टिसिपेट करो, उसके बाद जो मर्जी दिल दिया गल्ला करो, कोई इशू नहीं। पेपर नंबर कौन सा है अपना? 5। और सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग क्या होती है, तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। रुक जाओ, ऑडिटिंग इज एन हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब उसको ऑडिट करने वाला पर्सन क्या हो? और कोई पर्सन इंडिपेंडेंट है, उसकी पहचान क्या है? कोई पर्सन इंडिपेंडेंट है, उसकी पहचान क्या है? जब उसकी डिसीजन, उसकी जजमेंट्स, उसके एक्शन सबऑर्डिनेट नहीं होने चाहिए टू द क्लाइंट, और वो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए, और उसका किसी भी प्रकार का उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट भी। और अगली बात, जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा कहां लिखा हुआ है? एसए नंबर 200, कंपनीज एक्ट 2013 एंड द सीए एक्ट। समझ आ गया आपको यहां तक का पॉइंट? अच्छा, फिर दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। what is financial information? What is financial information? The individual item of financial statement is a financial information, जो पैसों की सूचना दे। समझ आ रहा है? and when financial information put into the structured way it becomes financial statement। समझ आ रहा है? तो मैं कह रहा हूं मैंने सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, या मैं ये कह रहा हूं मैंने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ली है, बात एक ही है। तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, ऑफ एनी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, मतलब वेदर सच वो क्या हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और नेचर। समझ आ रहा है? वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सानू की हमने तो एग्जामिनेशन ही करनी है, कौन सी वाली? इंडिपेंडेंट वाली। ठीक है ना, हमने एग्जामिनेशन ही करनी है, कौन सी वाली? इंडिपेंडेंट वाली। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? वो लीगल फॉर्म उसकी कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या एनपीओ है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हमारा, हम करी किस पर्पस से ले, ताकि हम ओपिनियन दे पाए किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो हमारे को ये पॉइंट तो समझ आ गया ऑडिट की डेफिनेशन, है ना। अच्छा, फिर मैं बताऊं ऑडिट की डेफिनेशन के साथ ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है, साथ साथ करते जाते हैं। ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है क्या चीज? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। तो बताओ बेटा, सबसे पहले वो क्या देखता है? सबसे पहले वो क्या देखता है? जो अकाउंट्स बने हों वो किसके बेसिस पे बने हों? जर्नल एंट्रीज। जो अकाउंट्स बने हैं वो किसकी रेफरेंस से बने हैं? और जर्नल एंट्रीज के लिए क्या है हमारे पास? प्रॉपर साइन। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? और कोई भी एंट्री ओमिट ना हुई हो, और सारी एंट्रीज और सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एकदम क्या हो? क्लियर। क्या होनी चाहिए? एकदम क्लियर। और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, अमाउंट्स, वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज भी होने चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, कैसे एक ऑडिटर एनालाइज करता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। सबसे पहले वो देखता है जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है वो एज पर जर्नल एंट्रीज बनी, और जर्नल एंट्रीज के लिए क्या थे हमारे पास? साइन। और कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई, कोई भी एंट्री का ओमिशन नहीं हुआ, और जितना भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एकदम क्लियर है। समझ आ रहा है आपको? और अगली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी अमाउंट दिखाए गए वो प्रॉपरली क्या है? क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज। और लास्ट बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। यहां तक का पॉइंट समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, पॉइंट समझ आया या नहीं आया? अच्छा, फिर ये कह रहे हैं ऑडिटिंग प्रोवाइड क्या?
यानी ऑडिटिंग एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, यानी ऑडिटिंग के थ्रू हम क्या देते हैं, एक ओपिनियन। ऑडिटिंग के अंदर हम क्या देते हैं, एक ओपिनियन। और वो ओपिनियन कैसा सा होता है, कैसा सा, आवाज में दम नहीं है, कैसा सा, वो रीजनेबल होता है। रीजनेबल एश्योरेंस मींस अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट बताओ। अच्छा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कहां पर दे रखे हैं, ऐसे नंबर 200 का नाम, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। अच्छा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय, और इट एनेबल्स द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मतलब प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। याद हुआ आपको? और इसके बाद वो ओपिनियन कंक्लूड करके और अपनी क्या देगा, रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट कम्युनिकेट करेगा एज पर एसएस। क्या आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गए, यस और नो? अच्छा, फिर ऑडिटर के दायरे में क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। देखो, ऑडिटर को क्या, सबसे पहले दायरे में 3 चीजें आती हैं और 4 चीजें नहीं आती है। ऑडिटर को क्या करनी है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। याद आ गया आपको? फर्स्ट पक्का समझ आ रहा है? ऑडिटर को सब चीजों की कवरेज करनी है, लेकिन कौन सी चीजों की, जो क्या हो, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स और सोर्स की रिलायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, ये बात का पता लगाने के लिए हमें क्या, किसकी रिलायबिलिटी चेक करनी होगी, जिससे ये बने हैं। यानी क्या क्या, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा, क्या ये रिलायबल है या नहीं है। दूसरा, ऑडिटर को और क्या चेक करना पड़ेगा, देखो, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को समझना पड़ेगा, और साथ में कुछ क्या करने पड़ेंगे, टेस्ट, इंक्वायरी और प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। इससे पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं है। तो ऑडिटर के स्कोप के अंदर 2 बातें हमारी होगी। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, सारे बच्चे, कवरेज ऑफ relevant to the financial statement being audited, और दूसरा हम क्या चेक करते हैं, reliability and sufficiency of the financial information। तीसरी चीज, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। यानी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। और बनाते वक्त मैनेजमेंट कुछ क्या डिसीजन लेती है, बताओ, मैनेजमेंट कुछ क्या डिसीजन लेती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज की। और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती है, ऑडिटर को क्या चेक करना होता है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट और एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये ऑडिटर का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट का काम है, और इसके लिए जो जजमेंट्स ली गई है वो जजमेंट्स ठीक है या नहीं है वो बताना किसका काम है, ऑडिटर का। और ऑडिटर किस में डील करता है, हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। ऑडिटर किस में डील करता है, हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। तो 3 बातें आपको समझ आई हैं क्या क्या है। तो अब अगला सवाल उठता है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या इसके अंदर नहीं आता। भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ऑडिटर वो बिल्कुल भी वो वाले काम नहीं करेगा जो उसके दायरे के, कि बिल्डिंग कब तक बन जाएगी, कब तक चलेगी, एसी की लाइफ बताओ, मशीन, हमारा वो काम नहीं है। और ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन वाले कोई भी काम नहीं करेगा। और ऑडिटर ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंट फेक है या ओरिजिनल है, ऑडिटर को उसमें एक्सपर्ट। क्या आपको स्कोप याद आ गया सारा, यस और नो? अच्छा, आपको स्कोप भी याद आ गया। स्कोप के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, है ना? अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, मजा आ रहा है? चलो बेटा, देखो, हेडिंग से आपको एक बातें समझ आएंगी
हेडिंग से आपको एक बातें समझ आएंगी। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में सर क्या बात समझ हमें आएगी? देखो पहला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब जिसे आप चाहकर भी हटा, बोलना पड़ेगा, जिसे आप चाहकर भी हटा। लिमिटेशन मतलब बुराइयां, यानी ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं जिसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते, ठीक है ना। बुराई क्या है? बुराई क्या है? ऑडिटर को डर लगता है। बुराई क्या है? ऑडिटर को क्या लगता है? और डर लगने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए ये बोला गया ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्ट। ऑडिटर ना तो हम तुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और ना तू कर पाएगा किस चीज को? ऑडिट रिस्क को, जीरो। तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? रिस्क किस बात का, डर किस बात का? कि यार कहीं मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए, इनएप्रोप्रिएट। रिस्क ऑफ किस चीज का? रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट या रॉन्ग ओपिनियन। रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट या रॉन्ग ओपिनियन, समझ आ रहा है? इसी चीज के डर को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क। तो ऑडिटर ना तो हम तुमसे उम्मीद कर रहे हैं ना तुम कर सकते हो, ऑडिट रिस्क को क्या? जीरो। और ना तुम ऑब्टेन कर पाओगे, देयरफॉर क्या? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। किस बात की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ये डर होने के कारण क्या है? ये सब, ये डर होने के कारण क्या है? ये सब। सर ये सब में पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? जल्दी बताओ, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के बाद। और अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ क्या लेनी होती है? डिसीजन। समझ आ रहा है आपको? कुछ डिसीजन लेनी होती है, और वो डिसीजन कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? समझ आ रहा है आपको? तो आपके हिसाब से वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑडिटर कह नहीं पाता। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर अगली बात करें, मैनेजमेंट तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर ही। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है? एक तो तुम्हें क्या बनाने हैं? अकाउंट्स। बोलना पड़ेगा, एक तो तुम्हें क्या बनाने हैं? और दूसरा तुम्हारे को डिम ऑफ आईसी करना है। डिम ऑफ। अब सवाल उठता है व्हाट इज आईसी, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? तो सीधा सुनो, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू द पॉलिसी। डिम मतलब डी से डिजाइन, आई से इम्प्लीमेंटेशन, एम से मेंटेन। डिम बाय TCWG। Who is TCWG? जो क्या करते हैं? Those charged with government, who oversees the strategic decisions और ultimately responsible, answerable for whole organization। जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? TCWG। और मैनेजमेंट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, जो काम करके देते हैं, जो डायरेक्शन उन्होंने दी है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो उन्होंने दिया है, उनको जो फॉलो करके देते हैं वो कौन होते हैं? मैनेजमेंट। समझ आ रहा है आपको? तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो सारी पॉलिसी विच आर डिम बाय TCWG, मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल। बोलना पड़ेगा अदर। समझ आ रहा है आपको? विच आर डिम बाय अदर पर्सोनल। किस लिए? टू प्रोवाइड, ताकि उन्हें क्या हो सके? रीजनेबल एश्योरेंस कि हम ये सब ऑब्जेक्टिव पा लेंगे। कौन सा? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, और लास्ट क्या? कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। ये सब हम पालेंगे। इस चीज के लिए जो पॉलिसीज बनाकर इंप्लीमेंट करी और मेंटेन कर रहे हैं वो सब क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल। समझ आ रहा है आपको? तो इनहेरेंट लिमिटेशन में पहली समझ आ गई, नेचर ऑफ क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे बच्चे बोलेंगे नेचर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, दूसरा अपना क्या होता था? नेचर ऑफ। अच्छा देखो, ऑडिटर के सामने कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि जैसे मैं बोल दूं 480 करोड़ बिल चेक करने हो, कर ही नहीं पाएगा। वो बिल तो चेक करना ए दिल है मुश्किल। तो बताओ, और हम सीए मेरे को कहता भी है कि मुझे तो आजमाने की कोशिश ना कर तो मैं दूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या? ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है? सैंपलिंग। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या? ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है? और लीगल लिमिटेशन क्या है? कि ऑडिटर के सामने मैनेजमेंट हो सकता है कि ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले ही ना, क्योंकि वो तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, फोर्स थोड़ा कर सकता है। याद आ रहा है आपको? और कई बार मैनेजमेंट भी क्या है? फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और अगर वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो फ्रॉड को ऐसा छुपाएगी, सोफिस्टिकेटेडली छुपाएगी, कंसील करेगी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां पर फ्रॉड हुआ है। ना कल कोई था ना आज कोई है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां पर कोई फ्रॉड हुआ था। समझ आ रहा है?
और वैसे भी ऑडिटर के सामने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी पेश कर दो तो ऑडिटर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ये तो पकड़ी जाए तो पता चल जाता है, कई बार रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली ट्रांजैक्शन ऑडिटर के नजर के सामने और जिगर के पास नहीं आ पाती। तो 2 पॉइंट समझ आया, क्या क्या समझ आया? 2 पॉइंट आपको क्या क्या समझ आया? पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ, अच्छा ये ऑडिटर को इन वजहों से तो डर लग रहा है, तभी तो रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहा है, रीजनेबल ओपिनियन दे पा रहा है। 100% वाला ओपिनियन ऑडिटर इसलिए तो नहीं दे पा रहा, ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे हाथ में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है यार, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया, उसके बाद वो सारी पावर्स नहीं है जो एक इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। और कई बारी कोई चीजें ऑडिटर पुरानी ही यूज करता रहता है, जबकि उस इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। समझ आ गया? टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। तो ऑडिटर को क्या बिठाना चाहिए? बैलेंस। ऑडिटर को क्या बिठाना चाहिए? बैलेंस। किस चीजों में बैलेंस? इंफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। और लास्ट, फ्यूचर इवेंट। ऑडिटर तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से बता रहा ना, फ्यूचर में कब क्या हो जाए किसी को क्या पता, तो ऑडिटर गारंटी नहीं देता। कई ऑडिटर के ओपिनियन को गारंटी मत मान लेना, उसने आपको रीजनेबल एश्योरेंस दी है, 100% नहीं बात बोली कि ऐसा ही है। समझ आ गया आपको? तो ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट अ फ्यूचर गारंटी। मेरे ख्याल से आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया। इनहेरेंट लिमिटेशन समझ आ गई। आपने मेरे साथ मीनिंग डिस्कस कर लिया, हाउ ऑडिटर मिसलीड चेक करता वो कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया, स्कोप डिस्कस कर लिया, इनहेरेंट लिमिटेशन डिस्कस कर ली, है ना। फिर एंगेजमेंट क्या होती है, जल्दी बताओ, एंगेजमेंट क्या होती है? कोई भी चीज का काम करना जो आपको मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं? एंगेजमेंट। यानी आप जब भी किसी को कोई काम करने के लिए रखते हैं, आप जब भी किसी को कोई काम करने के लिए रखते हो, तो यानी आपने उसको उस काम में बिजी कर दिया, एंगेज कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। तो एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू डू समथिंग। जयकारा आंट दो, अरेंजमेंट टू डू। अच्छा, ऑडिट कराने के क्या कोई फायदे हैं? यस, ऑडिट करवाने के कुछ फायदे हैं। बताओ, ऑडिट करवाने से क्या होता है? यूजर का कॉन्फिडेंस, मतलब यूजर भी कहता है उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दिए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा बताओ बेटा, दूसरा क्या होगा? सेफगार्ड फील करेंगे कौन? द पर्सन, स्टेक होल्डर्स, द पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट मे फील सेफ ड्यू टू द ऑडिट। और तीसरा, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। और बताओ, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, बैंक भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमें फ्रॉड एंड एरर दोनों पता चल पाते हैं और इंटरनल कंट्रोल की कमियां भी पता चल पाती हैं। याद आ रही है कुछ? हमने बेनिफिट्स भी रिवाइज कर लिए। अच्छा, ऑडिट कराना मैंडेटरी है या वॉलंटरी? बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है, जैसे कंपनी हो गया, LLP हो गया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए किसने बोल दिया है? इनकम टैक्स एक्ट ने। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी कैटेगरी है, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, ये भी कई बार करवा लेते हैं ड्यू टू इनको क्या दिखते हैं? बेनिफिट्स। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बताओ, नॉर्मल कंपनी में कौन करता है? मेंबर्स, गवर्नमेंट कंपनी का CAG, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स, और कुछ केसेस में एज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। और रिपोर्ट आपको किसको सबमिट करनी है? बताओ, रिपोर्ट आपको कंपनी के केस में मेंबर को, और बताओ बेटा पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स को। देखो, आपको सब कुछ याद आ रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज हम चैप्टर 1 का एंड करने वाले हैं और आप सबके माइंड में चीजें छपी हुई हैं। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर हमने लास्ट क्लास वाली बातें आ रही है, लास्ट टू लास्ट क्लास वाले, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। याद है वो शाही पनीर, हलवाई, पापा और बेटे, और एक क्राइटेरिया याद आया आपको? एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी जब भी, 2 वर्ड है, एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने के लिए रखना, एंगेजमेंट मतलब किसी को काम पे रख रहे हैं आप। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। पहले एलिमेंट का नाम है, ये 3 पार्टी रिलेशनशिप है। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। आप जवाब देने में आगे से बहुत आगे, मैंने कई बार सुना आपके घर में, बहुत आगे से जवाब देते हो आप। अब देखते हैं 3 पार्टी रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप की जो आपने बातें करी है बताना फिर क्या? पहला, यार एक बंदा जो अकाउंट्स बना रहा है उसको मैं क्या कहूंगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बोला पड़ेगा, उसको मैं क्या कहूंगा? और जिसको उस इंफॉर्मेशन पर विश्वास चाहिए वो क्या है? इंटेंडेड यूजर। अच्छा, और विश्वास कब आएगा? जब कौन ओपिनियन देगा? कोई प्रैक्टिशनर।
तो ऑडिटिंग वाइडर टर्म है, ऑडिटिंग वाइडर टर्म है या एश्योरेंस? एश्योरेंस वाइडर टर्म है। लेकिन ओपिनियन जानने के बाद एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये इंफॉर्मेशन जिस पर प्रैक्टिशनर ने अपना ओपिनियन दे दिया है वो अब बिल्कुल खराब नहीं जा सकती। समझ आ रहा है? It means the practitioner gives an opinion about the specific information due to which user are able to make the confident decision and knowing well that chances of information being incorrect क्या हो चुके हैं कम, क्योंकि प्रैक्टिशनर ने कह दिया ये सब कुछ ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स की बात करें, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। दूसरा बताओ बेटा, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है। ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा जिसे चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। और इनका क्या होता है? एक सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा? एप्लीकेबल। और ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करने होते हैं? साइन। साइन मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। समझ आ रहा है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, एविडेंस मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है और अल्टीमेटली अपना ओपिनियन देता है। याद आया? बैंक से पूछ लिया कि भैया इतने पैसे आपने उधार दे रखे हैं या नहीं, डेटर से पूछ लिया कि तुमने इतने पैसे देने हैं या नहीं। फिर उसके बाद एट द एंड बताओ, ऑडिटर ओरली बोलेगा, प्रैक्टिशनर ओरली बोलेगा या हमेशा रिटर्न में देगा? रिटर्न में अपना ओपिनियन देगा और उसी को रिपोर्ट कह देंगे। ठीक है, 3 पार्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एक सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, साइन होने चाहिए और रिटर्न रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर एक होता है ऑडिट और एक होता है रिव्यू। हमें पूरे हमारे को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। हेलो, हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो हम क्या करवाएंगे? ऑडिट। लेकिन लेस देन रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस तो हाई होती है, हमारा काम मॉडरेट से भी चल जाएगा, तो हम क्या करवा लेते हैं? रिव्यू। याद आया आपको? और रिव्यू कराने के लिए जैसे आपको बताया था, हर लिस्टेड कंपनी को क्या सबमिट करनी होती है? अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स के लिए, वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स के लिए क्या करवाते हैं? रिव्यू। ऑडिट नहीं करवाते। और बताओ, ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर लगते हैं रिव्यू में? रिव्यू में तो कम प्रोसीजर लगते हैं। ठीक है, इसलिए ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस है और यहां पर लिमिटेड एश्योरेंस है। लिमिटेड एश्योरेंस भी कितनी? रीजनेबल, मतलब रीजनेबल से कम, मतलब क्या? मॉडरेट लेवल की। समझ आ रहा है? अच्छा, ऑडिट करने वाले को ऑडिटर कहेंगे, रिव्यू देने वाले को प्रैक्टिशनर। फिर एक होती थी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बताओ, ये इंफॉर्मेशन जो ऑडिट है या रिव्यू है, दोनों किसका होता है? ऑडिट और रिव्यू हमेशा किसका होता है? और बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, पर ना ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, ये अदर एंगेजमेंट्स है। जिसमें याद है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरोनिका बैंक में लोन लेने गई, बस 2 मिनट लगे उनको, बस समझ रहे हो? या तो लोन अप्रूव हो जाएगा या नहीं होगा। और दूसरा, ऑडिटर कई बार नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले भी काम करके देता है, जैसे क्या? इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर भी अपना ओपिनियन देता है। समझ आ गया आपको? याद आया या नहीं आया? अच्छा, फिर मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बताई थी। कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। के से क्या था बताओ? ऑडिटर को क्या होनी चाहिए? नॉलेज अकाउंट्स की। ओ से ऑडिटर के अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी। आवाज मतलब नहीं, ओ से क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑडिटर कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। अच्छा, आई से ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। कोई लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ऑडिटर एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। इसको क्या भी बोला है? क्लियर हेडेडनेस। और ऑडिटर के अंदर क्या भी होना चाहिए? टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल कैसे आते हैं? थ्योरेटिकल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। समझ आ रहा है? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी। सी से पहला क्या आ गया बताओ? कंपिटेंस। ऑडिटर के अंदर सीए प्लस सीओपी वाली बात होनी चाहिए। और ऑडिटर के अंदर कॉशियस मतलब वो अलर्ट हो अबाउट द रीसेंट चेंजेस। फिर पी से उसका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। और टी से टैक्टफुल, यानी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशंस। वेरी गुड, ये सब बातें होनी चाहिए। फिर लास्ट क्लास का एक चार्ट अगर आपको याद हो, छोटा सा बनवाया था आपके साथ, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। छोटा सा था, आपको पता ही है। कह रहे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। देखो, आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ बोल लिया एक बार ही, पूरा चैप्टर आपने बोल लिया। भाई लास्ट टॉपिक चल रहा है और इसके बाद बस एक बच्चों वाला टॉपिक है, ऑडिट के दूसरों से रिश्ते बताओ। मतलब ऑडिटर की ऑडिट के रिश्ते गिनवाने होंगे, वो भी गिनवा देंगे आपको। टॉपिक का नाम क्या है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये पूरे पूरे या ओवरव्यू है? यहाँ पर ओवरव्यू।
अब बताओ बेटा, 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हमारे यहां पर इशू हुए हैं, 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हमारे यहां पर इशू हुए हैं। पहले कौन से हुए हैं? एसएस, जो किसके लिए बने हैं बताओ? ऑडिट वाले काम के लिए। दूसरे अपने कौन से थे? रिव्यू वाले काम के लिए क्या है बताओ? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, फिर एश्योरेंस वाले एंगेजमेंट तो याद है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के लिए। और लास्ट मैंने आपको बताए थे क्या? रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज मतलब मेरा कोई ओपिनियन दूंगा, सीधा सीधा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करके दूंगा या कंपाइलेशन वाले काम करके आपको दूंगा। ये अब तक। अब आगे अब हम बात करते हैं, अगर आपको दिखे, मेरी बात जरा सुनना प्लीज। आपने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स तो पढ़ लिए मेरे साथ। अब बताओ बेटा, इन चारों चीजों को सही ढंग से करने के लिए हमारे यहां क्या भी बने हुए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा ऑडिटर सही ढंग से, या हमारे प्रैक्टिशनर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑडिट वाला कर रहे हैं, चाहे रिव्यू वाला कर रहे हैं, या अदर एंगेजमेंट कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं, या कंपाइलेशन का काम कर रहे हैं, सब में क्वालिटी हो या ना हो। देखो, क्वालिटी, अगर क्वालिटी होगी तो हमारे आईसीआई की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो आईसीआई ने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना रखे हैं कि आप सबको क्या करना है? क्वालिटी से भी काम करना है। तो उसके लिए भी रूल्स बनाकर आईसीआई देगा या नहीं देगा? देगा। और उन्हीं रूल्स का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो आप सब लिखो मेरे साथ। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड था, 7 वाली गली में चार्ट में देखो, थोड़ी सी जगह ही चाहिए इसके लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या आएगा जल्दी बताओ? चलो, लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स, इसको हम प्यार से ना एसक्यूसी भी बोलते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं? चलो आपको एक और बात बताते हैं। इसको ना पेरेंट स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? पेरेंट स्टैंडर्ड। ये सबके लिए है ना, चारों स्टैंडर्ड्स के लिए पेरेंट्स है ये, मतलब चारों को इनकी बातें माननी है, कोई भी काम करो। और उन्हें अम्ब्रेला स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि उसके अम्ब्रेला पे 4 चीजें लटकी हुई हैं। समझ गए आप? जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ना अम्ब्रेला स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैं अम्ब्रेला बनाने की कोशिश करता हूँ, आप मजाक नहीं उड़ाएंगे बस। मशरूम चिली खाओगे या कौन सा वाला खाओगे? चिली मशरूम खाओगे, कौन सा खाओगे? मशरूम टिक्का बताओ। खाना मैंने है ना, मैंने खिलाना है भाई, तुम बताया करो। तो ये देखो, इस पे क्या है? एसएस हो गए, एसआरई हो गए, और क्या हो गए? एसएई हो गए, और एसआरएस हो गए। इसलिए इसको अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक अम्ब्रेला पे 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। सच्ची में कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, पता नहीं, अच्छा आपके बैच में भी बात हुई नहीं है, इक्विटी शेयर्स के जो नॉर्मल इक्विटी शेयर जो आप 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको प्लेन वैनिला शेयर्स भी कहते हैं। बताया था ना, फाउंडेशन में बता दिया था ना, इंटर में बताया? अच्छा, इंटर में बताया मैंने, प्लेन वैनिला शेयर्स भी उन्हें कहते हैं। ठीक है ना बेटे? ये कोई आप आइसक्रीम वाली शॉप पे थोड़ा आए हो। डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ बताया था। वेरी गुड टीचर। अच्छा, और ये हैं, तो इसको ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को अम्ब्रेला भी कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? और स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, बताओ ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं आपके हिसाब से? ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं आपके हिसाब से? चारों काम के लिए हैं। तो ये पेरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, ये पेरेंट्स हैं, इन्हें ना हम पेरेंट स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। कह रहे हैं ऑडिटर कोई भी काम करे, ऑडिटर कोई भी काम करे, ऑडिट वाला, रिव्यू वाला, अदर एश्योरेंस वाला, या फिर कौन सा नॉन एश्योरेंस वाले, नो एश्योरेंस वाले काम करे, कोई भी करे, काम क्वालिटी से होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? ये मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, तो जरा सुनना।
सुनना जरा, अभी नोट मत करना, अभी आपको नोटिंग के लिए खुद बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको बताइए। एसक्यूसी की बातें आपके साथ कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू वगैरह भी कर लेंगे। ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है ना, जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बना दिया गया है। AASB, हु इज AASB? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। कह रहे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्टैब्लिश कर रखा है स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स, बेंचमार्क, जो गाइडेंस देंगे एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग ऑफ फर्म्स, जितनी भी बेटा सीए फर्म्स है उनके लिए गाइडेंस तैयार करके रखी हुई है, ठीक है ना। और क्या बोला हुआ है, जितनी भी फर्म है वो अपने यहां पर क्वालिटी कंट्रोल बनाकर रखें, क्वालिटी कंट्रोल्स बनाकर रखें। क्या बनाकर रखें? क्वालिटी कंट्रोल्स। इसके लिए ना हम पूरा एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, एसए 220 चैप्टर 11 चैप्टर है वो आपका, 11 चैप्टर में शिफ्ट हो गया, पहले फर्स्ट चैप्टर में होता था। एथिक्स का एक चैप्टर है ना आपका, उसमें शिफ्ट हो गया, समझ आ रहा है आपको? तो क्वालिटी वाली बातें सारी वहां डाल दी गई हैं, पहले ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दी जाती थी ओल्ड कोर्स में। जरा सुनना, कह रहे हैं एसक्यूसी क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं और ये गाइडेंस देते हैं कि हर फर्म, तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कि तुम्हारे यहाँ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप ऑडिट वाला काम, रिव्यू वाला काम या अदर एश्योरेंस वाला काम या रिलेटेड सर्विसेज वाला काम कैसे कर पाए? क्वालिटी से कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? आप कोई भी काम करो तो कैसे करो? क्वालिटी से। अच्छा, इनकी नंबरिंग बताऊं कहां से है? इनकी नंबरिंग की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इनके लिए स्टार्टिंग के नंबर रिजर्व करे गए हैं। कहाँ? 1 से लेकर 99 तक। यानी पहले 99 रूम्स किसके लिए बुक है? इनके लिए, क्वालिटी वालों के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? पहले 99 रूम्स किसके लिए बुक है? क्वालिटी वालों के। ये देखो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल का नंबर क्या है बताओ? एसक्यूसी लेकर 01 से लेकर 99 तक। सर अभी तक कितने स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं? सिर्फ एक। शुक्र मनाओ एक ही हुआ है, वही तो आपके कोर्स में है। अभी तक बताओ बेटा, हम कितने 99 स्टैंडर्ड्स इशू कर सकते हैं क्वालिटी पर अभी तक कितना इशू है? सिर्फ 1 एंड ओनली एक, और वो भी क्या? एसक्यूसी 1। एसक्यूसी 1 आन दो, वो भी क्या? एसक्यूसी 1। तो जरा लिखना है इसके लिए। इनको पेरेंट स्टैंडर्ड समझ आ गए? इट इज एप्लीकेबल ऑन all types of assurance engagement, all types of assurance engagement, that is बताओ क्या क्या? ऑडिट, रिव्यू एंड अदर एश्योरेंस। engagement and related services engagement। कह रहे हैं आप कोई भी तरह का काम करो, ये तो आपको फॉलो करनी ही है। अच्छा, ये इनका नंबरिंग क्या होगी बताओ? एसक्यूसी की नंबरिंग क्या होगी? 1 से लेकर 99 तक। और आज की डेट तक कितने इशू हुए बताओ? सिर्फ एक ही। कौन सा? एसक्यूसी 1। आज तक बेटा एक ही स्टैंडर्ड इसके लिए इशू हुआ है। कौन सा? एसक्यूसी 1। ये देखो एसक्यूसी 1 लिखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1 आज तक इशू हुआ है इसका, आज तक। और कौन सा हुआ है? क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए।
एग्जाम्पल लिखवाते हैं आपको। SQC 1 ही इशू हुआ है आज तक, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। जैसे आपने सबके एग्जाम्पल लिखे हैं ना कौन कौन से स्टैंडर्ड, तो इसका आज तक कौन सा इशू है? SQC 1 यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, कि आपको सारा काम क्वालिटी से करना है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC 1, समझ आ रहा है आपको? SQC 1 ही आज तक इशू है, क्या नाम है उसका? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। समझ गए आप बात? हाँ जी, आपको सारी बातें समझ आ गई हैं? पक्का? कुछ क्वेश्चंस करें इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए, अगर आपको ये समझ आ गया तो। चलो एक केस स्टडी बेटा, एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे हम सब। ये चलो छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, ये लिख लो। चलो एक हेडिंग बनाना, एक हेडिंग बनाओ। ये चार्ट खत्म हो चुका है, चार्ट खत्म होने के बाद एक हेडिंग बनाओ, फिर हम करते हैं इसके एमसीक्यू वगैरह और करेक्ट इनकरेक्ट सारे सॉल्व करेंगे। कह रहे व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड। स्टैंडर्ड्स इतने सारे 5 तरह के, भाई कोई भी काम आप करते हो क्यों करते हो भाई, उसके पीछे क्या राज है वो बताओ। आप ICAI का AASB स्टैंडर्ड्स बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई? ये सब लिखना स्टार्ट करो। ये 5 पॉइंट अपने हाथ से ही लिखने हैं। बताओ इससे क्या होगा? एस्टैब्लिश्ड क्या? बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड्स आपको क्या इंश्योर करेंगे कि आप वर्ल्ड लेवल पर काम कर पाएंगे। बेटे सारे स्टैंडर्ड्स आपको लिखने हैं। वाई हेडिंग बनानी है, वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, क्यों हमें SS बनाने चाहिए, क्यों हमें SRS बनाने चाहिए, क्यों हमें SAE बनाने चाहिए। समझ आ रहा है आपको? क्यों बनाने चाहिए? तो पहला, ताकि हम इंश्योर हो पाए कि जो हमारे ऑडिट हो रहे हैं ना वो वर्ल्ड लेवल पर हो रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पर नहीं हो रहे। दूसरा, इससे क्या इंप्रूव हो जाएगी? क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और यूजर भी डेलीजेंट। व्हाट इज डेलीजेंट? व्हाट इज डेलीजेंट? केयरफुल, केयरफुली डिसीजन ले पाएंगे। डेलीजेंट वर्ड का मतलब होता है केयरफुली। चलो कह रहे स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने चाहिए? ताकि हम कह पाए, हम कह पाए कि वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड लेवल का काम हम करके दे रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पर भी compete कर पाएंगे। जैसे वर्ल्ड लेवल पर ऑडिट होता है ऐसा इंडिया में भी हो रहा है। दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स बनाने की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी इससे। भाई चेक हुए हुए अकाउंट्स है ना, और रूल्स एंड रेगुलेशन से चेक हुए हुए अकाउंट्स है। अब बताओ बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और यूजर क्या कर पाएगा? डेलीजेंट डिसीजन ले पाएगा। ऑडिटर ने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट, तो वो अब भाई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर विश्वास करके केयरफुल कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं वो कर पाएगा। थर्ड, इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? यूनिफॉर्मिटी, सभी ऑडिट सेम तरीके से होंगे ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया ना, सारे उसी तरीके से करेंगे काम। नहीं तो याद है चपाती वाला एग्जांपल, किसी की चपाती कैसी बनेगी, किसी की कैसे बनेगी। अब स्टैंडर्ड बना हुआ तो सबका सेम है। मैकडोनल्ड का बर्गर आप कहीं भी खा लो सेम टेस्ट ही आएगा। जो भी आप ज़्यादातर बर्गर खाते हैं, आलू टिक्की, आगे बात करेंगे, तो आपको आप देख लो किसी भी आउटलेट का खा लो सेम लगेगा आपको, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, यूनिफॉर्मिटी रहती है इससे। तो ऐसी ऑडिट में भी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का लगभग सेम काम ही हो जाएगा, सेम तरीके का। और बताओ बेटा यार, ये गाइड करता है, ये गाइड करता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट को
उनके नॉलेज और स्किल में। इक्विपमेंट है ये एक तरह से सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये स्टैंडर्ड्स एक तरह से क्या है, इक्विपमेंट, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके वो बढ़िया ढंग से काम करेगा और इससे ऑडिट की भी क्वालिटी इंश्योर हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? बोलो बेटा, सारे कीवर्ड्स पता चल गए? सारे कीवर्ड्स पता चल गए? बेंचमार्क, क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, इक्विप और एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। ऑडिट की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। हेलो, कछु समझ आया? चलिए आगे। अब आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, आसान आसान सी बात है। मैं अब आपसे पहले पूछ लेता हूँ, हेलो मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ, ये देखना ये टॉपिक आप जनरल टॉपिक है, ये आप खुद ही निपटा पाएंगे और फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। यार स्टैंडर्ड फॉलो करना ऑडिटर के लिए मर्जी है या मैंडेटरी है? लो जी लो, आपने आधे से ज्यादा सॉल्व कर दिया। और अगर कहीं पर ऑडिटर ये स्टैंडर्ड नहीं लगा पा रहा तो क्या ऑडिटर को इसके रीजन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? बताओ, खत्म। आप इतने इंटेलिजेंट हो, सर इसकी फीस वापस मिल जाएगी? नहीं बेटा वो नहीं हो पाएगा बेटे। सर ये तो हमने खुद करा है ना टॉपिक। नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं। क्या करोगे इसके 10,000 वापस लेके इस टॉपिक के? क्या करोगे? तुम्हारा 10,000 से क्या बनेगा, लेकिन इस गरीब का बहुत कुछ बन जाएगा बेटा। इधर आओ, ये देखो क्या कह रहे हैं, ड्यूटी इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। कह रहे हैं इट इज द ड्यूटी, ड्यूटी है, राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, मर्जी है यूज करो या ना करो। ये तो एक क्या है, ड्यूटी। एक ये ड्यूटी है किसकी? प्रोफेशनल अकाउंटेंट की, टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम। क्या जो एंगेजमेंट वाला काम, जिस भी काम के लिए उसको रखा जा रहा है, क्या वो उसके लिए वो स्टैंडर्ड यूज कर पा रहा है या नहीं? ऑर्डिनरली मतलब आमतौर पे दिस आर टू बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आमतौर पर ये फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है व्हेन स्पेसिफिक प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड वुड बी इनइफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। तो इन सच अ केस वो इसकी जगह क्या करेगा? लेकिन कुछ सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसी आ भी सकती है कि ये स्टैंडर्ड्स वहां लग नहीं पा रहे, तो उस सिचुएशन में वो इसका ऑल्टरनेटिव काम करेगा ताकि वो अपना काम तो ओवरऑल में सही ढंग से करे, लेकिन उस केस में उसको क्या बताने पड़ेंगे? रीजन फॉर डिपार्चर हैज आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड अनलेस इट इज क्लियर। और उसको अपनी रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा कि मैंने क्या करा है, डिपार्चर करा, मतलब मैंने इतने इतने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा। ठीक है ना? और it is also be noted that mere disclosure in the report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standard। सिर्फ रिपोर्ट में लिख देने से अब ये नहीं होगा कि वो हर बारी रिपोर्ट में लिख दे और वो बच जाए कि मेरे को ये स्टैंडर्ड यहाँ पर लग नहीं रहा था। वैसे तो तुझे हमेशा स्टैंडर्ड लगाने की कोशिश करनी है, नहीं लग पाया तो एक बात अलग है, फिर उसका तू ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा और साथ में रीजन बता क्यों नहीं लग पाए, और वो रीजन अपनी रिपोर्ट में भी डाल और रिपोर्ट में लोगों का ध्यान उस पर जाए, ऐसा भी कुछ कर, हाईलाइटेड वे में लिख। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? तो इसके लिए लिखना जरा ये पॉइंट लिखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। इसके नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, इट इज द ड्यूटी of the professional accountant to follow standard। पहला पॉइंट यहीं तक लिखना है, आपने लिख लिया? चलें आगे फिर। हेलो, पहला हो गया, समझ आ गया? क्या कह रहे हैं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट तुम्हारी तो ये ड्यूटी ही है। क्या ड्यूटी है? कि तुम्हें क्या फॉलो करने हैं? कौन से स्टैंडर्ड्स? जो भी तुम्हारे एप्लीकेबल है, और पर एसक्यूसी तो करना ही करना है। जो काम कर रहे हो वो वाला प्लस एसक्यूसी। एसक्यूसी तो बहुत ज्यादा चेपड़ है इन चारों स्टैंडर्ड्स के साथ। एसक्यूसी तो चेपड़ है। एसक्यूसी तो ये स्टैंडर्ड को कहते हैं जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली। इसका दीन मान नहीं है। दूसरे वाले स्टैंडर्ड को भी यही कह रहे हैं, जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली, मतलब मैं भी तेरे साथ हूं। समझ आ रहा है आपको? भाई एक पे तो टिक, समझ, एक
चार चार, बताओ बताओ, कह रहे सबके साथ हूं मैं, सबका साथ नहीं, विकास भी एक ही का हो तो ज्यादा बढ़िया ना, विकास ने भी चार चार रख रखी है, फिर कैसे होगा, इधर आओ। अच्छा, इसके बाद आगे बात कर रहे थे हम, इसके बाद हम आगे बात कर रहे थे, ये बात भी लिखो, सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, हाउ एवर अ सिचुएशन मे अराइज व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड वुड बी इनइफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ऐसे कह रहा है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं लग पा रहा, अगर हम उसके हिसाब से करते तो ऑडिट खराब जा रहा है। क्योंकि देखो जितना मर्जी आप रूल बना लो, लेकिन कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कई बार आ जाती हैं कि हमारी स्टैंडर्ड्स ने वो चीजें कवर्ड नहीं कर पाई, तो तभी तो फिर आगे नए स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर भी बनते हैं। भाई पहले दिन ही 1200-1300 कानून थोड़ा ना बन गए थे, प्रॉब्लम दिखती गई, कानून बनते गए। तो यही कह रहे हैं कि कई बारी ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा तो यहाँ काम नहीं अच्छे ढंग से होगा, तो वो कई बारी कुछ स्टैंडर्ड्स को क्या कर देता है, मयंक मतलब इग्नोर। समझ आ रहा है आपको? और फिर वो उसकी जगह क्या यूज करेगा, कुछ इन सच अ केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर, कि हमने उसका जो ऑल्टरनेट करा है उससे हमारा कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लिख लो ये पॉइंट यहां तक। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट में लिखना होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट वो मेंटेन करेगा उसमें वो लिखेगा क्या, कि मैंने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाया। स्टैंडर्ड तो मैं फॉलो कर नहीं पाया, लेकिन स्टैंडर्ड की जगह पर मैंने क्या करा वो भी ऑडिटर को बताना पड़ता है। बोलो जी बोलो, पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? स्टैंडर्ड की जगह पर मैं क्या फॉलो कर रहा हूं ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये अपने बार लिख लिया ऑडिटर ने कि मैंने ये स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करा, और उसके बाद बताओ वो कहां पर भी बताएगा, रिपोर्ट में। वेरी गुड, अपनी रिपोर्ट में भी बताएगा। चलिए और लास्ट बात इसी के अंदर ही लिख लिया बेटा, ये सब बात। रुको, ठीक है। और लास्ट बात एक लाइन और लिखनी है आपको, इफ नॉट फॉलोड रीजन फॉर डिपार्चर टू बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट। इफ नॉट फॉलोड, अगर आपने नहीं फॉलो करे तो इस बात के रीजन आपको डॉक्यूमेंट तो करने ही करने हैं, साथ साथ रिपोर्ट में भी बताने हैं। चले, हाँ जी चले बेटा, आओ जरा थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। केस स्टडी और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करते हैं। लास्ट क्लास और आज की क्लास के बेसिस पर ये एमसीक्यू बना हुआ है केस सिनेरियो, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। केस स्टडी 2 कह रहे मी एंड यू इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्या बनाते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना। मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। द प्लांट ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अपन की जिंदगी एकदम खराब चल रही है, उधार की जिंदगी चल रही है। उधार लिया बैंक से और प्रोडक्शन स्टार्ट कराई है, और प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनें चाहिए थी, इंस्टॉलेशन का खर्चा सारा बैंक ने हमें फंड करा है। फर्दर द कंपनी इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द सेम बैंक। बताओ बेटा, डे टू डे खर्चे के लिए भी बैंक से ही बात कर रखी है। समझ आ रहा है आपको?
फॉर मीटिंग इट डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लाइक रॉ मटेरियल खरीदना होता है तो बैंक को कहते हैं प्लीज थोड़े से पैसे देना, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है। लेबर खड़ी हुई है, लेबर हमारे से पैसे मांग रही है, हम बैंक को कह रहे हैं भाई पैसे दे दे, लेबर कहीं मुंह पे बोल के ना चले जाएगी तुम्हारे बस का ही नहीं है कुछ, समझ आ रहा है, इतने कंगाली छाई हुई है। However, just within the 6 months of its operation, the management feel the working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issue in the company. मैनेजमेंट कह रही है कि यार लिक्विडिटी क्राइसिस आने वाले है कंपनी में। 6 महीने के अंदर ही उन्हें पता चल गया कि मतलब बर्बाद है हम, कोई बस का नहीं है हमारे, उधार की जिंदगी पे चल रहे। उधार की जिंदगी पे कब तक चल लोगे, यही कहना चाह रहे हैं। कह रहे द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच इट्स बैंकर एंड रिक्वेस्टेड फॉर एनहांसमेंट इन द वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी। हमने बैंक को बुलाया और कहा यार हमारी क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ा दो यार, तू मेरा तू मेरा तू मेरा भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, कह रहा नहीं हो। हमने फिर कहा द बैंक मैनेजर इज इंसिस्टिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर हाफ ईयर अलॉन्ग विद द रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इन दिस रिस्पेक्ट। वो कह रहा है यार क्या लेकर आओ, अपनी हाफ ईयर की रिपोर्ट लेकर आओ। बताओ ये फुल ईयर है या हाफ है, तो बताओ ये हाफ है, फुल नहीं है, समझ आ रहा है, मतलब क्वार्टर इंटू 2, समझ आ रहा है। तो कह रहे बैंक मैनेजर कह रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ हाफ ईयर की, और साथ में ऐसी रिपोर्ट लेकर आना जो सीए से क्या भी हो एश्योरेंस, साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिट इज फार अवे। अभी ऑडिट तो बहुत दूर है, पर अभी जो हो चुका उसकी लेकर आओ। ये बताओ क्या है, उसके लिए एश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह से रिव्यू। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कह रहे साथ में ना 6 महीने जो तुम्हारे हालात थे उसका तो रिव्यू करा के लाना, साथ में जो एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कमिंग ईयर्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट फ्रॉम सीए प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिगार्डिंग दीज प्रोजेक्शन टू कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। और एक साथ में प्रोजेक्टेड भी लेकर आना, और ये प्रोजेक्टेड भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एश्योरेंस लेकर आना, ऐसे बता जाना। द मैनेजमेंट अप्रोचेज सीए पी, सीए बताओ बेटा, क्वेश्चन ही कह रहा है सीए पी, थोड़ी पी लेते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन की बात बेटा सर आंखों पर। बताओ खुद कह रहा क्वेश्चन सीए पी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में पी रहा हूं भाई, मेरे पीने से तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, ये नीट ही पानी ठीक रहता है। यस, ये बात तो बढ़िया कही आपने कि चीता भी पीता है, नमकीन है। और आगे बात सुनेंगे। द मैनेजमेंट अप्रोचेस सीएपी हु हैज क्वालिफाइड रिसेंटली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। अभी अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, उसने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, उसके पास मैनेजमेंट पहुंची और रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयर रिजल्ट्स एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सॉट फ्रॉम CAP and the management provide necessary information and records to him in this regard. Assume in the above case the company only provides trial balance financial statement in the draft along with the company accompanying record for the relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statement with a report of mutually agreed professional fees. एक particular fees पर ये सब काम करके CA उनको देगा। आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पढ़कर आप जवाब दो, जवाब देने में आप बहुत आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हल्का सा चेंज है, उन्होंने जान के डाला हुआ ये चेंज, हल्का सा चेंज है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज CAP, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज्ड CAP टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर द हाफ ईयर। देखो ऊपर ये कह रहे हैं हमने पी को अप्रोच क्या करा है, रिपोर्ट्स कौन सी प्रोवाइड कर, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। तो ना इसका ICI में आंसर गलत दे रखा है,
तो बताओ बेटा एश्योरेंस देने के लिए है तो आपके हिसाब से कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होगा? बताओ रिपोर्ट हम कौन सी मान रहे हैं? एश्योरेंस रिपोर्ट 6 महीने की। तो इसके लिए होना क्या चाहिए? बताओ क्या लगना चाहिए? रिव्यू। पर आईसीए की मॉड्यूल में ना रिलेटेड सर्विसेज दे रहेगा तो वो आंसर गलत है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? एश्योरेंस मांग रहे हैं ना रिलेटेड, अगर आप आईसीए के मॉड्यूल में आपको दिखा दे तो गलती है, पता होनी चाहिए बेटा आपको सारी बातें। ये देखो आईसीए के मॉड्यूल में गलती है ये देखो आईसीआई ने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, सी दे रखा है, होना क्या चाहिए? ए। आईसीआई के मॉड्यूल में गलती होती है, धीरे धीरे वो रेक्टिफाई करते रहते हैं। हम उससे एश्योरेंस मांग रहे हैं, रिलेटेड सर्विस में वो एश्योरेंस देता है कोई? हेलो, देता है वो? समझ आ रहा है आपको? चलो आगे बात करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द गिवन केस सिचुएशन। आपको कह रहे हैं इस सिचुएशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या रहेगा? कह रहे हैं इस सिचुएशन में जब आपके हालात खराब है तो इस सिचुएशन में क्या आप जो अकाउंट्स बन चुके हैं उसमें कोई हेल्प, ये कोई कंपाइलेशन का काम मिला आपको? तो इसमें क्या होगा? इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की मैनेजमेंट रहेगी। सीएपी उसको असिस्ट नहीं कर सकता, हाउएवर ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट, लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या बनाकर दे सकता है? एक रिव्यू रिपोर्ट। समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट वाला समझ आ गया क्यों गलत था? क्योंकि वो रिव्यू वाले काम करके देगा तो कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? रिव्यू वाले। तो लेकिन यहां पर वो आईसीआई ने गलत आंसर दे रखा है। थर्ड, अब आप बताओ आपको क्या लग रहा है? इन द अबव सेड सिनेरियो फॉर द इश्यूज ऑफ साइंड फाइनेंशियल ईयर फॉर द हाफ ईयर सीए एज डिस्कस्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ केस स्टडी आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिचुएशन। क्या उसके ऊपर SQC1 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? क्या उसको SQC फॉलो करने हैं या नहीं करने? वो तो हर सिचुएशन में करने हैं भाई साहब। तो यहां पर SQC फॉलो करने हैं तो आप पे SQC लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे बैंकर ऑफ द कंपनी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कमिंग ईयर along with the report from CA regarding these projection is considered request of management. Which of the following standard? बताओ प्रोजेक्शन पे कौन से लगते हैं? आप बताओ प्रोजेक्शन पे कौन से लगते हैं आपके हिसाब से? कौन से? रिलेट जरा चार्ट में जाकर देख कर आओ, पहले चार्ट में देख कर आओ, तभी जिसने गलत बोला वो देख कर आएगा। कौन से होते हैं बताओ? प्रोजेक्टेड में कौन से लगते हैं? एश्योरेंस। प्रोजेक्टेड के लिए कौन से लगते हैं? एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। पढ़ो, क्वेश्चन समझा दूं, मतलब इसके फिर एमसीक्यू पार्ट आप पढ़ लेना। कह रहे सपोज सीएपी आल्सो एक्सेप्ट द वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सीए क्या भी बनाकर दे रहा है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ रिपोर्ट टू बी साइंड बाय हिम, यानी आप वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट इशू कर रहे हो। द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर 100 करोड़ फॉर द नेक्स्ट ईयर, 150 करोड़ फॉर उसके बाद एंड 200 करोड़, मतलब मैनेजमेंट कह रही है हमारी अगले साल 100 करोड़ की टर्नओवर होगी, उसके अगले साल 150 की होगी और उसके अगले साल 200 की होगी फॉर द फॉलोइंग ईयर रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू प्रेजेंट टर्नओवर ऑफ 25 करोड़ इन। बताओ बेटा, मैनेजमेंट कह रही है अभी तो हम 25 करोड़ कमा रहे हैं हाफ ईयर में, तो 25 का पूरे साल में हम कर लेंगे कितना? 50 की सेल। इस साल 50 होगी, अगले साल 100 होगी, उसके अगले साल 150 होगी और उसके अगले साल 200 होगी। कह रहे मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ। बताओ यहां पर सीएपी को क्या देखनी पड़ेगी? इनकी एजम्पशन, क्या इनकी एजम्पशन ली गई रीजनेबल है या नहीं? समझ आ रहा है आपको?
अरिथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा चेक करेगा, ठीक है ना, और इनकी कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन मैच कर रही है या नहीं। यहाँ पर हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखेंगे, उनकी एजम्पशन और जो वो बना रहे हैं एक्चुअल में वो चीज हो पाएगी, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन सारी चीजें देखकर हम बताएंगे कि ये चीजें पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद ही वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अश्योरेंस देगा। समझ आ गया बेटा टॉपिक? अच्छा, आओ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। नीचे दिए गए में से आप बताओ, कह रहे कौन सी ऑडिट की एडवांटेज नहीं है। हाँ जी, आप कह रहे हैं फर्स्ट का आंसर क्या कह रहे हैं? देखो चेक करते हैं, ठीक है जी। देखो आप अब आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एश्योरेंस एंगेजमेंट। कह रहे नीचे में से कौन सी चीज आपको झूठी लग रही है? कह रहे एश्योरेंस रिलेटिंग टू अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। बताओ सिर्फ हिस्टोरिकल के लिए होता है? उसमें तो क्या भी आती है, प्रोस्पेक्टिव भी आ जाती है, इंटरनल कंट्रोल्स की भी आ जाती है, और उसके अलावा कंपाइलेशन वाली भी आ जाती है, और फैक्ट फाइंडिंग वगैरह वाला भी काम आ जाता है। तो यानी इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो। क्या लग रहा है आपको? जिनको लग रहा है सही लग रहा है, क्या लग रहा है? ये देखो, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि बताओ क्या हो, यूनिफॉर्मिटी बाय प्रैक्टिशनर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ताकि हर किसी का काम क्या आ पाए, यूनिफॉर्म। क्या ये अधिकारों की बात करता है? ड्यूटी है ये तो फॉलो करना। और क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए? ना जी ना। क्या ये क्लाइंट के रिसोर्सेज बचाने के लिए? ना जी ना। ये तो किस लिए है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एमसीक्यू का, क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। यानी किसकी बात हो रही है? ऑडिट की, रिव्यू की? रिव्यू की बात हो रही है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग साइन टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन। बताओ बेटा, रिव्यू क्या रीजनेबल कंक्लूजन, रीजनेबल ओपिनियन के लिए होता है? तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, इनकरेक्ट? अच्छा, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। बताओ बेटा, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू जो हम करवाते हैं वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है। तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो बताओ कौन सी ऑप्शन सही लग रही है? ए कह रही है फर्स्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। बोथ करेक्ट, तो कौन सी है? समझ आ रहा है आपको? बोलो यस और नो। अच्छा, अगर फिफ्थ की बात करें, स्टैंडर्ड्स फॉलो करना वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगला देखो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑडिटर साइंस द फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट नोइंगली। बताओ बेटा, ऑडिटर जो है वो झूठी रिपोर्ट पर साइन करे। चलो ये प्रोफेशनल एथिक्स का, वहीं पर जब एथिक्स का हो जाएगा और ज्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा आपको। एथिक्स से रिलेटेड है ये वाला भी। 7th बता दो, 7th, द पर्सन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। किससे रिलेटेड लग रहा है तुम्हारा? क्या, कौन से पर्सन होते हैं वो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, सुकृत, a CA student has decided to participate in the mega conference of CA students being organized by Students Skill Enrichment Board of Study ISA to be held in a city of South India, and he has decided to try his luck
for presenting a paper in one of the technical session of the conference on the topic of nature, objective and scope of audit. So he has to first submit the approval of soft copy of the paper of competent authority, ठीक है ना. और while preparing a draft उसने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी और पैरा डी. तो पैरा ए आपसे पूछ रहा है an audit of financial statement provides dash assurance to the user. क्या? Reasonable assurance to the user of the financial statement, and it is a high level of assurance but not. The auditor has to see the effect of misstatements. अभी नीचे ऑप्शन देख लें. Misstatement in financial statement can arise to due to fraud or error or both. तो ये आपसे पूछ रहे हैं 9th के एक आंसर ये रहा. तो हमारा क्या क्या था, पहले में क्या लिखा था हमने, तो रीजनेबल, ठीक है ना, हाई, और फिर थर्ड एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट 100%, और इन टोटलिटी, ठीक है ना. द ऑडिटर हैज टू सी द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन टोटलिटी, एंड मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकती है और एरर से भी. पैराग्राफ बी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड, एंड ऑडिटर मेक्स जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. स्कोप की बातें हो रही हैं सारी, देख रहे हो. एंड ही ऑल्सो कैरी आउट एप्रोप्रिएट टेस्ट एंड प्रोसीजर. याद आ गया, सेकंड पॉइंट तक डिस्कस हो गया. ड्यू टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑडिटर ही कैन ऑथेंटिकेट द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. क्या ये डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस चेक कर सकता है? ये तो इसके स्कोप के बाहर है. एंड ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड हिज डोमेन ऑफ, तो वो तो इससे हम उम्मीद भी नहीं रखें. और ऑडिटर इज नॉट अ इन्वेस्टिगेटर. बताओ इसमें एक बात गलत आपको क्या लगी, कि ही कैन ऑथेंटिकेट द जेन्युइननेस ऑफ द, तो यही आपसे पूछ रहे हैं. कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एज रिगार्ड टू द स्कोप. बताओ आपके हिसाब से कौन सी आपको बात लगी है कि यार वो झूठी बोली गई है पूरे पैराग्राफ में. पूरे पैराग्राफ में आपके हिसाब से कौन सी बात झूठी बोली गई है, कि वो ऑथेंटिकेट कर सकता है क्या, जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. कर सकता है वो, आवाज में दम नहीं है, कर सकता है या नहीं कर सकता. पैराग्राफ सी पढ़ते हैं. The process of audit suffers from certain inbuilt limitation. देखो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार नया सब्जेक्ट है पर बातें वही है, तरीका वही है पढ़ने का. नया सब्जेक्ट जुड़ा है ना, आप फर्स्ट टाइम तो पढ़ रहे हैं. लॉ आपने 2 फाउंडेशन में पढ़ ली, इंटर में पढ़ ली. नया सब्जेक्ट है लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद ही सॉल्व कर पा रहे हैं. समझ आ रहा है आपको. अभी आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं करा, तब ये हाल है. सर आपको कैसे पता चला? पता है बेटा मेरे को, मैं जानता हूं आपको. सर ठीक है, फिर तो ठीक है. अब हम आराम से बैठेंगे क्योंकि अब आपको बात पता चल गई. अभी तक हम डर के बैठे हुए थे कहीं आपको हमारी बातें पता ना चल जाए, ठीक है ना. आओ, कह रहे द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन, एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मे अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ, एंड नीड्स टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ. सर ये तो वैसे ही लग रहा है जो नोट्स में लाइनें थी. हाँ नहीं, हाँ जी, इधर आओ. द इंफॉर्मेशन बीइंग रिलाइड अपॉन बाय द ऑडिटर कैन नॉट लूज इट्स रिलायबिलिटी ड्यू टू हिस्टोरिकल नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन बीइंग रिलाइड अपॉन बाय द ऑडिटर कैन नॉट लूज इट्स रिलायबिलिटी. कह रहे यार जो इंफॉर्मेशन और क्या वो रिलायबिलिटी खोएगी नहीं, ओवर द टाइम उसकी रिलायबिलिटी कम नहीं हो जाती, हो जाती है. हाउएवर फ्यूचर इवेंट मे अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली. बताओ जो इंफॉर्मेशन होती है ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती. तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट नीड्स टू बी करेक्टेड इन ड्राफ्ट. बताओ क्या, कौन सी स्टेटमेंट हमें क्या करनी चाहिए, सही करवानी है, यहां पर करेक्ट करवानी है. बताओ ये द इंफॉर्मेशन बीइंग रिलाइड बाय द ऑडिटर कैन नॉट लूज इट्स रिलायबिलिटी. वो तो इंफॉर्मेशन, बताओ पिछली 2 साल वाली इंफॉर्मेशन हम अभी भी यूज करेंगे तो क्या वो वैसी रहेगी? वो तो अपनी रिलायबिलिटी खो चुकी होगी, रेलेवेंस खो चुकी होगी. तो ये वाली लाइन हमें क्या करवा कर देनी है, करेक्ट. फोर्थ, द चीफ यूटिलिटी मतलब बेनिफिट
of light audit lies in reliable financial statement on the basis of which state of affair may be easy to understand, and it is the basic nature lies in the providing assurance यानी confidence to the user of financial statement. Apart from obvious utility यानी benefit, there are other advantage of audit and some or all of those are considerable value even to those enterprises and organization where audit is not compulsory. कह रहे audit के बहुत सारे फायदे हैं. एक तो ये confidence user को देता है, उसके अलावा और भी कुछ फायदे हैं, लेकिन ऑडिट करवाना सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन फिर भी ऑडिट करवा लेती है उनके बेनिफिट्स को देकर. तो अब आपसे पूछ रहे हैं पैरा डी, स्टेट दैट ऑडिट प्रोवाइड एडवांटेज टू कंसिडरेबल वैल्यू टू द एंटरप्राइजेस. बताओ एंटरप्राइज क्लाइंट को क्या क्या फायदे होते हैं, क्लाइंट को क्या पता चल जाता है, फ्रॉड और एरर के बारे में और उसके इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज के बारे में. याद आया आपको? तो आपसे पूछ रहे हैं, और साथ साथ इट एक्ट एज अ मोरल चेक. इट एक्ट एज अ मोरल चेक. तो कह रहे विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज. तो मेरे को बताओ. इट एक्ट एज अ अप्रेजल फंक्शन, मतलब समझ गए आप, अप्रेजल इवेल्युएशन. अप्रेजल वर्ड का मतलब होता है इवेल्युएटिव फंक्शन. इट चीफ यूटिलिटी लाइज इन द सेफ गार्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट. किनका? स्टेक होल्डर. उनका इंटरेस्ट सेव होता था ना, मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट सेव होगा. तो ये एडवांटेज नहीं है, और इससे ट्रेड डिस्प्यूट भी सॉल्व होते हैं. पैरा डी स्टेट्स ऑडिट कैन बी कंसिडरेबल वैल्यू इवन दोस एंटरप्राइज विच इज नॉट कंपल्सरी इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओपीसी और स्मॉल कंपनी को ऑडिट नहीं कराना होता. ओपीसी और स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को ऑडिट नहीं कराना होता. ऑल कंपनीज को इंडिया में ऑडिट कराना होता है एक्सेप्ट सेक्शन 8. ठीक है ना. और फॉर ऑल कंपनीज को ऑडिट कराना होता है. ऑडिट इज लीगली ऑब्लिगेटरी. कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? डी. सभी कंपनीज को ऑडिट कराना होता है जिनकी ऑडिट लीगल ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है. समझ आ गया आपको? चलो एक दो बचे एमसीक्यू, वो भी कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. चलो ये वाला ना वे फ्रॉड वाला टॉपिक करा दूंगा, उसके बाद करना आप. वो ये है फ्रॉड ना पकड़े जाने. फ्रॉड, अच्छा एक बात मैं वैसे आपसे जनरल पूछ रहे, तो ये जनरल है, जब टॉपिक आएगा ना एसए 240 तब मैं आपको ये पॉइंट करा दूंगा. मैं आपसे पूछूं फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है या एरर? बिल्कुल सही है, फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉड आपको पता है आपने करा और आप उसको छुपाने की कोशिश करेंगे. लेकिन एरर तो आपको खुद को ही नहीं पता आपने करा, तो वो आसानी से पकड़ में आ जाता है. उसके ऊपर टॉपिक है, वो हम वहीं पर पढ़ेंगे. अच्छा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. आप बताओ इनमें से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सी, कि उसको एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा, डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. समझ आ गया? कई बार ऑडिटर क्या कहता है, भाई खर्चा आएगा मैं सबूत नहीं इकट्ठे करता. तो कह रहे हैं ये कोई बहाना नहीं है. याद आया इनहेरेंट लिमिटेशन वाले में से? अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करेक्ट बताओ. कह रहे ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड और कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. यही तो करेक्ट है. बोलो स्प्राइट है या आपने सॉल्व करे? मैंने नहीं. पक्का वाला? वेरी गुड. अब ना एक छोटा सा टॉपिक है, ऑडिट के रिलेशन बताओ विद अदर सब्जेक्ट्स. देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप सब एक हेडिंग बना लो, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग या रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स. चले? कह रहे हैं ऑडिट के ना कई लोगों से रिश्ते हैं. रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स. अब आपके मन में आएंगे ये रिश्ते क्या कहलाते हैं. ठीक है ना? तो आपने हेडिंग बना ली है, रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं. किसकी? ऑडिट की. विद डाइवर्स सब्जेक्ट. बेटे बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पर हम कवर कर रहे हैं. एक दो बार इसके अंदर ना क्वेश्चन आ चुका है. ऑडिट का लॉ के साथ रिश्ता बताओ. आप बोल देना
ये देखो ऑडिट का लॉ के साथ रिश्ता बताओ, क्या दोनों सब्जेक्ट का सेम टीचर है? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। और एक बारी ऑडिट का अकाउंट्स के साथ रिश्ता कर दिया, दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, रिश्ता बन गया बेटे। ऐसे नहीं होता, इधर आओ। तो पहला पॉइंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, एक लिखो ना बेटा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऑडिट का अकाउंट्स के साथ क्या रिश्ता है, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ऑडिटिंग और अकाउंट्स का रिश्ते के बारे में पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको। लिखा आपने फर्स्ट? आओ जरा आईसीआई के आंसर से ही पढ़ लेते हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं, इधर आओ, अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? पहले जनरल आंसर डिस्कस करते हैं, क्या क्या रिश्ता हो सकता है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको ऑडिट करना है तो क्या आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? भाई तेरे को ही नहीं पता कि क्या होना चाहिए, तो तू चेक क्या करेगा? पहली बात, जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर यही लिखे होंगे। अच्छा, पहले अकाउंटिंग होती है या पहले ऑडिट होती है? दो बातें। तीसरी बात, अकाउंट्स तो कोई भी बना सकता है, पर ऑडिट हमेशा सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। अकाउंट्स कोई भी बना सकता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है, पर ऑडिट सिर्फ कौन कर पाएगा? समझ आ रहा है? आपने तीन बातें तो मेरे को बता दी। वैसे नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, अकाउंट्स पहले होती है, ऑडिट बाद में होती है, और अकाउंट्स बनाने वाला पर्सन एनी पर्सन हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, पर ऑडिट करने वाला इंसान हमेशा क्या होगा? ठीक है, आओ जरा थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। कह रहे बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर एज ऑडिटिंग रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहला पॉइंट यही लिखो, ऑडिट क्या करता है? ऑडिट में क्या होता है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। रिव्यू मतलब आप यहां पर चेकिंग मान लो। ऑडिट में क्या होता है? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो अकाउंटिंग का आउटपुट है। जो अकाउंटिंग का क्या है बेटा? आउटपुट। तो आप लिखना स्टार्ट करो। पहला, पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? दूसरा बताओ बेटा, ऑडिटर टू हैव अ थॉरो एंड साउंड नॉलेज ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बिफोर ही कैन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ रहे? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। ऑडिट में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग का एंड पार्ट है, जो आउटपुट है, उसको चेक करा जाता है। दूसरा क्या है बताओ? ऑडिटर को थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, साउंड नॉलेज होनी चाहिए, किनकी? जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडिया में क्या हो गए? एएस और इंडेस, और साथ में लॉ, यानी सीधी सी बात बोलूं तो एप्लीकेबल एफआर है। बोलो बेटा, दो पॉइंट अगर आपको समझ आ गए हो तो बोल दो ना जरा। और ऑडिटर के पास ना लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भैया उसको इन द फील्ड ऑफ एज द ऑडिटर शैल बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बोथ इन राइटिंग एज वेल एज ओरली इन डे टू डे वर्क। अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए।
अच्छा, और एक लाइन मैं आपको डिक्टेट करके लिख रहा हूं, अकाउंटिंग कैन बी डन बाय एनी पर्सन, ये बात लिखी नहीं हुई, वैसे आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, अकाउंटिंग कैन बी डन बाय एनी पर्सन, अकाउंटिंग कैन बी डन बाय एनी पर्सन हु हैव knowledge of accounting, who have knowledge of accounting, but audit is conducted by practicing chartered accountant। समझ आ रहा है आपको? फिर अगला पॉइंट लिखना, इसमें अगला पॉइंट एक और लिख लो, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड करा जाता है ना इसमें, अकाउंट्स में क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है। अगला पॉइंट ऐसे डिक्टेट कर रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वेयर एज ऑडिटिंग इज अ रिव्यू कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है आपको? अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड करी जाती है बेटा, और ऑडिट में रिव्यू करी जाती है, रिव्यू कॉन्सेप्ट। एक और लाइन लिखवाऊंगा, लिखवा रहा हूं, आपके पास पॉइंट्स हो जाएगा ना। अगर आ गया क्वेश्चन एक बार फिर आरटीबी में पूछा आया हुआ था, तो एक बार आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आप बेहोश तो नहीं होगे ना। लिखो जरा आगे, ऑडिटिंग कैन नॉट बी कंडक्ट, ऑडिटिंग cannot be conducted prior to the accounting, auditing cannot be conducted prior to the accounting। भाई ऑडिट किससे पहले नहीं हो सकती, अकाउंट से पहले। पहला पॉइंट समझ आया आपको? देखो आईसीआई के मॉड्यूल में एक लाइन ही दे रखी है, मैंने आपको फिर भी पॉइंट्स बनवा दिए कि अगर 1% 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट के रिश्ते अलग अलग सब्जेक्ट से क्या है, या अलग अलग डिसिप्लिन से क्या क्या है। ठीक है बेटा, फर्स्ट समझ आया आपको? अच्छा, सेकंड, चले सेकंड अभी बोलना है, बच्चे लिख रहे थे। हो गया लिखने वाला काम, हो गया बेटा सबका है? सेकंड लिखो, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड लॉ। सर ये क्या मतलब हुआ? कह रहे ऑडिटर को लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसने वही पढ़ाना होता है? नहीं, सुनो बात, एक बात बताओ, कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, हेलो, ऑडिटर को कंपनी अकाउंट्स चेक करने के लिए मिलते हैं। प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान दो, ऑडिटर को कंपनी अकाउंट चेक करने के लिए मिलते हैं। कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट कहां दे रखा है? शेड्यूल 3 में, है ना। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं पूछूं मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकालनी है एज पर शेड्यूल 5 और सेक्शन 198 कह लो, बुक प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए, यस और नो? अच्छा उसके अलावा और बातें आपके साथ करते हैं, CSR। भाई CSR का खर्चा आपने रिकॉर्ड करा होगा 135, याद आया आपको? तो भाई ये जो CSR का खर्चा करे, बताओ ऑडिटर को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? अच्छा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ग्रेचुटी दिखा रखी है, तो ऑडिटर को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक्सपेंसेस में ग्रेचुटी भी दिखाओगे और बोनस भी दिखाओगे, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी पता होना चाहिए। और क्लाइंट ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना रखे होंगे, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी ऑडिटर को इन शॉर्ट नॉलेज होनी चाहिए, किसकी भी? लॉ की।
तो लिखना जरा, एन ऑडिटर शुड हैव द गुड नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, कैसी होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज, कॉमा कंपनी लॉज एक्सेट्रा अफेक्टिंग द एंटिटी। ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए किस किस की, अकाउंट्स की तो होगी होगी, साथ में लॉ की नॉलेज भी उसे रखनी है, ऑडिटर को लॉ की नॉलेज भी रखनी है, क्योंकि जिस भी क्लाइंट पर आप जाओगे, पार्टनरशिप का ऑडिट करने के हो तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है, एचयूएफ का ऑडिट करने के तो हिंदू लॉ लगता है, समझ आ रहा है आपको, तो कई तरह के कानून लगते हैं आपको। एलआईसी का ऑडिट मिल गया, बैंक का ऑडिट मिल गया, और बैंक के ऊपर बताऊं कितने लॉ लगते हैं, 12-15 लॉ आपको दिखाऊंगा अभी जब आप पढ़ोगे फ्रेमवर्क, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। देखना चाहोगे, मान गए हो, सही रहता है वैसे तो। इसके लिए ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ, ये देखो, एक लाइन तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो ना, देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन, ऐसे अकाउंट्स के लिए भी लिखा ना, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटेड आर क्लोजली रिलेटेड। कह रही ये तो पक्का हो गया, चल आधा मार्क पक्का, आधा ही मिलेगा कहीं, अब ये सोचो पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। और इट इज नेसेसिटेट्स दैट ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटी, और उसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आना चाहिए, टैक्सेशन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, और भी कई तरह के टैक्स लॉस की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी वगैरह आपने सबने सुना ही हुआ है ना, तो इन सब की डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सभी तरह के लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। स्प्राइट है, बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड लिख सकते हैं, पक्का ना। चलो, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स का, सर ऑडिट और इको का क्या रिश्ता होगा यार, एक बात बताओ, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने गए हो, सुनना मेरी बात, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने गए हो उसका एक बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, यस और नो। अगर आपने सुनना है तो थोड़ा सा आपको बेइज्जती वाली फीलिंग आएगी आपको, थोड़ी सी बेइज्जती समझते हैं ना, आपने पढ़ी थी 12th 11th 12th में, बेइज्जती पढ़ी थी आपने, बहुत हुई भी थी, और आगे बात करेंगे। उसमें एक चैप्टर पढ़ा था आपने, बिजनेस एनवायरनमेंट। हर क्लाइंट के आसपास कुछ फोर्सेस होती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, पर उन फोर्सेस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, उसी को कहते थे क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 कंपोनेंट होते थे, जिसमें से आपने पेस्टल पढ़ा था, और पेस्टल में ई से पढ़ा था क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा था डिमांड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, याद आया आपको, ये समझ आ रहा है। तो यानी बिजनेस से कनेक्टेड तो इकोनॉमिक्स भी है, तो ये सब की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज, किसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। कई बार आपके मन में आता होगा, सर हमें क्यों पढ़ाई जाती है ये सब सब्जेक्ट, जब हमने करने ही 2-3 काम है, अकाउंट्स वाले, ऑडिट वाले, टैक्स वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 183 वेज है काम करने के, समझ आ रहे हैं, 183 वर्क है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर चीज में बढ़िया करा जा रहा होता है। कई बार आपके मन में आता होगा, भाई देख अल्टीमेटली हमें अकाउंट्स वाला काम करना होगा, लॉ वाला काम करना होगा, टैक्स वाला करना होगा, या ऑडिट वाला काम करना होगा, बाकी भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। भाई बाकी सब्जेक्ट आपकी उन सब्जेक्ट्स को अच्छे ढंग से करने में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप तो कहते हो क्लाइंट का बिजनेस समझ कर ही हम प्लानिंग करेंगे ऑडिट की। ऑडिट की प्लानिंग हम कैसे करेंगे, पहले क्लाइंट को समझेंगे, उसके हिसाब से तो प्लानिंग करेंगे। तो समझने के लिए उसके सारे एनवायरनमेंट भी तो समझने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखो जरा ये पॉइंट, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना,
इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। यार आप बताओ, इंटरेस्ट रेट के 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े भी होंगे। सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप ही पढ़ा दो, ठीक है। यार एक बात बताओ, बैंक के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो कार लोन अगर महंगा हो गया, हेलो, कार लोन अगर महंगा हो गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड कम हो जाएगी। अगर हाउसिंग लोन महंगा हो गया, हेलो, हाउसिंग लोन महंगा हो गया, देन रियल एस्टेट सेक्टर को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? समझ रहे हो आप सारी बातें? तो ये सब ऑडिटर को पता होना चाहिए ना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ठीक है ना, डिमांड एक्सेट्रा। 4th पॉइंट, हाँ जी एक बारी रुको, एक बारी आज जयंत की 3-4-5 दिन बाद आवाज आई है, लेट्स इग्नोर, ओ सॉरी, ये दिल की बात निकली। हाँ जी, यस। अच्छा, अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट है, इनकी सेल कम क्यों हो रही है? इनका एक सवाल है, ऑडिटर क्या करेगा इकोनॉमिक्स के अंदर? इधर जरा सुनो, मैं आपको ना एक टॉपिक दिखाता हूं, आपको एक बात बताता हूं। ये देखो, आपका चैप्टर होगा एक 3rd नंबर का चैप्टर, इनके सवाल का जवाब देता हूं। उसके अंदर ना हम चैप्टर नंबर 3rd के अंदर ना बेटा एक एस्से पढ़ेंगे, एस्से 315। इनके डाउट का रिप्लाई करो कि इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऑडिटर को इकोनॉमिक्स की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। चैप्टर 3 में जाकर आपको स्प्राइट होगा, हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो क्या कहता है, ऑडिटर जो है ना चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर का पता लगाने के लिए, ऑडिटर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर का पता लगाने के लिए अंडरस्टैंडिंग करता है, किसकी? एंटिटी की, और उसके क्लाइंट को अच्छे ढंग से समझने के लिए वो एंटिटी को समझेगा और उसके एनवायरमेंट को समझेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये हमारा पूरा टॉपिक है, एंटिटी को कैसे समझेगा, उसकी इंडस्ट्री समझेगा, बड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके एक्सटर्नल फैक्टर, ये देखो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा किस रेट पे अवेलेबल हो रहा है, महंगाई, ये सब ऑडिटर को जानने होगी नॉलेज, तभी तो ऐसे 315 अप्लाई कर पाएगा। समझ आया आपको? हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, अभी आपका नर्सरी में एडमिशन हुआ है, आपको मुझे 12th क्लास तक लेकर जाना है, समझ आ रहा है आपको? तो ये आगे जाके देखो यहाँ लिखे हुए हैं ना, हाँ जी स्प्राइट है, तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए या ये बुक से बेटा ये पेज ही फाड़ देते हैं? बेटा रुको एक मिनट जयंत, रुको बेटा, पेज फाड़ते हैं बोला, होनी चाहिए नॉलेज या नहीं होनी चाहिए? आईसीआई कोई भी बात ऐसे नहीं लिखेगा भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आईसीआई को बताया कि बच्चों के पास टाइम ही कम है, ठीक है। अच्छा अब ये देखना, अभी फिर ये कहेंगे बिहेवियर साइंस, ऑडिटर का बिहेवियर साइंस से भी रिलेशन है। सर साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए? अरे उसको इतना साइकोलॉजिकल नहीं जाना, लेकिन आप मेरी बात जरा सुनो, ऑडिटर को कम से कम इतना परखना तो आना चाहिए ये इंसान किस तरह का है। हेलो, इंसान परखना ऑडिटर को आना चाहिए, सामने वाला है कैसा, उसको ह्यूमन बिहेवियर मतलब ह्यूमन बिहेवियर पता चलना चाहिए, ये नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। यार ये सामने वाला किस तरह का बंदा है वो उसे पता होना चाहिए। क्योंकि सुनो सुनो, अभी जरा सुनो एक बारी प्लीज सुनो, इधर आओ। आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको जिस्ट तो उसकी जरूर दूंगा अगर हो गया तो। देखो ये देखो, क्लाइंट के साथ हम सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना है या उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है या नहीं है, उसके लिए हमें ना उसके मालिकों की और उसकी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी जाननी होती है कि वो ईमानदार है या नहीं है। तो ईमानदार जानना है, वो ईमानदार है तो हम उनका ऑडिट करने जाएंगे, बेईमान है तो हम क्यों फंसे जाकर। एक पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि ऑडिटर को ऑडिट वाला काम एक्सेप्ट करना चाहिए या उस ऑडिट वाले काम को अब एक साल हमने कर लिया, अगले साल भी उनका दोबारा ऑडिट करना है या नहीं, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। और ये सब डिसाइड करने के लिए उसे क्या जानना होता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। कोई में आई से याद है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, उसे ऑनेस्टी जाननी पड़ेगी किसकी,
सामने वाले लोग कैसे हैं, और सामने वाले लोग कैसे हैं ये जानने के लिए उसको बिहेवियर साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ेंगे ओवर द टाइम, समझ आ रहा है आपको? उसको परखना आना चाहिए सामने वाले इंसान कैसे है। और वैसे भी आपने एक बात पढ़ी थी, टैक्टफुल, ऑडिटर के पास टैक्ट होनी चाहिए, एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन, याद आ रहा है आपको? तो ऑडिटर को बिहेवियर साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। सर करवा देंगे नॉलेज, नॉलेज का क्या है? 4 पॉइंट समझ आ गया आपको? लिखना जरा। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट्स एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। कई बार आप कहते होगे, आपने सुना होगा, भाई मैं तो रिश्ते में धोखा खा गया, या मैं रिश्ते में धोखा खा गई, मैं उसको समझ ही नहीं पाई कि वो था क्या, या मैं उसको समझ ही नहीं पाया एक्चुअल में वो थी क्या। समझ आ रहा है आपको? तो आपसे अगर समझने में गलती हो जाती है तो फिर आगे जाकर आपको उसके रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं, नसें कटती हैं। ओ सॉरी पॉइंट समझ आ रहा है? तो टाइम से समझ लो सामने वाले को। हेलो कच्चू, समझ आ रही है? सर स्टैट्स और मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। हैं? बताओ क्यों होनी चाहिए? सैंपल कैसे सिलेक्ट करोगे? आपने बोला था ना ऑडिटर सैंपलिंग करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, 480 करोड़ तो बिल कर नहीं पाएगा, तो सैंपल निकालने के लिए भाई प्रोबेबिलिटी, एक बैग है उसमें 4 तरह की बॉल्स है, ब्लैक ब्लू, ये जो भी क्वेश्चन होते थे, फिर 1 निकालने के चांसेस क्या है, 2 निकालने के चांसेस क्या, याद है? वो भूल गई, हुण भूल गई, याद है नहीं है? अच्छा ये कह रहे हैं हमें तभी याद थे, अब क्या करना है? आपको लाइफ टाइम अब याद रखने हैं वो। अच्छा कह रहे तब भी याद नहीं थे। देखो कईयों का मैथ्स में हार्ट टाइट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑडिटर को स्टैट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। एक और बात बताता हूं, सीए फाइनल में आपका दोबारा से थोड़ी सी स्टैट्स आएगी, ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से, ओआर। कई कह रहे हैं हम तो आज ही जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो ऑडिटर के पास नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी है उसको बताओ बेटा मैथ्स की काउंटिंग वाउंटिंग आनी चाहिए या नहीं? उसने इन्वेंट्री देखनी है ना, क्लाइंट कह रहा है मेरे इतने यूनिट्स पड़े हैं, चल आ यार मैं देख कर आता हूं, दिखाइए जरा कितने यूनिट्स पड़े हैं, काउंटिंग करनी, मैथ्स आनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? सैंपलिंग, इसके लिए हम ऐसे 530 पढ़ेंगे ओवर द टाइम। समझ आ गया बेटा आपको? स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसे सैंपलिंग वाले काम करने होते हैं, उसे इन्वेंट्री की काउंटिंग करवानी होती है। अगर आप जरा सुनना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी ने ना 25 मार्च के आसपास अगर अपना फाउंडेशन का फॉर्म जमा कराया हो, अब तो चलो फिजिकल सिस्टम नहीं है, मैं अपने टाइम की बात बताता हूं, जब मैं 12th में था ना 2005 में, तो बताओ 12th मेरी 2005 में क्लियर हुई है, मतलब 2005 में मेरी 12th क्लियर हुई है। तो हम मार्च में ना सीए इंस्टीट्यूट में फॉर्म, एग्जाम ओवर हुए, बर्थडे सेलिब्रेट करा, अगले दिन मैंने कहा कुछ अच्छा करते हैं, मैंने कहा चल सीए का फॉर्म भरते हैं। अच्छा ही करा ये, अगर ना मैंने करा होता तो मैं आपकी जिंदगी में ना आता। बताओ बेटा फिर आप बेहोश होते थ्योरी सब्जेक्ट में। इधर जरा सुनो, फिर मैं फॉर्म भरने गया, तो मैंने फॉर्म भर के उनसे बुक्स मांगी, कह रहे हैं अभी हमारी स्टॉक टेकिंग चल रही है, अभी नहीं आएंगी बुक्स, 1 महीने बाद आएगी, यानी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन चल रही है। आईसीआई में इन्वेंट्री, बेटा ये आप सबको जो बुक्स देनी होती है उनका ये स्टॉक है, यही तो इन्वेंट्री है, यही तो उन्होंने आपको बेचना है। तो उन्होंने मेरे को नहीं दी थी इन्वेंट्री, कह रहे अभी हमारी इन्वेंट्री की काउंटिंग चल रही है, तो उन्होंने उस समय मेरे को बुक्स नहीं दी थी, कह रहे 1 महीने बाद आपके घर पे खुद ही दस्तक दे जाएगी ये। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हेलो समझ आ रहा है?
तो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन तो वो कौन कर रहा होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देख रहा होगा कि इन्होंने जितनी इन्वेंट्री बुक में शो कर रखी है क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके लिए हम पढ़ेंगे एसए नंबर 501, सब पर स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा अगला क्या आ गया, ऑडिटिंग एंड। यार आज के टाइम में जितने भी क्लाइंट पर चले हो कंप्यूटर का काम होता है। कोई बताता है रजिस्टर पे अकाउंट्स, ये तो आप वो जो रजिस्टर पे अकाउंट्स बना रहे हो, समझ आ रहा है आपको। लेकिन सारा काम आजकल सॉफ्टवेयर करके देते हैं, तो क्या ऑडिटर को ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? 101% होनी चाहिए। आप कह रहे हो मेरा ऑडिट करंदा जी करदा की करिए कंप्यूटर आंदा नहीं, बताओ ऑडिट वाला काम आपको मिलेगा? फिर तो वो कंप्यूटर अगर आपको आता नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप क्लाइंट के ईआरपी सॉफ्टवेयर को कैसे समझेंगे, क्लाइंट के सैप वाले सॉफ्टवेयर को कैसे समझेंगे कि वो सॉफ्टवेयर सही तरह से बनाया गया है या नहीं करा गया। डिजाइनिंग कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अगर आपने सुना हो कई सीए की डिग्री के बाद लिखा होता है सीसा डीसा, कई कह रहे हम तो डिग्री नहीं देखे, सीए का नाम होता है, नीचे उन्होंने लिखा होता है बीकॉम ऑनर्स एफसीए, साथ में उन्होंने 2-4 डिग्रियां और भी लगा रखी थी। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, जब आप वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आईसीआई ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो वो आपको सीसा डीसा किसी भी सब्जेक्ट में आप आगे स्टडी करना चाहते हैं तो और भी अवेलेबल है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी लेता है, क्योंकि आज के टाइम में क्लाइंट पे जहां चले जाओ, जहां नजर उठती है कंप्यूटर ही दिखते हैं। तो इसलिए ईडीपी ऑडिटिंग इज इटसेल्फ और डेवलपिंग अ डिसिप्लिन इटसेल्फ। आज के टाइम में कंप्यूटर का ऑडिट अपने आप में एक प्रोफेशन बन गया है। समझ गए आप सब? हेलो, ये देखो, ये तो आप बता दोगे एफएम वाले। ऑडिटिंग और एफएम का भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, लिख रहे हो ना आप साथ साथ ये सारी बातें, इक्वल टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इक्वल टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऑडिट और एफएम। यार प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए या नहीं पता होने चाहिए। एसेट्स के लिए लोन लेने के लिए आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फंड फ्लो, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, सीए से ही तो अटेस्ट करवाओगे, एश्योरेंस लोगे इस पर। तो अगर सीए को ये सब चीजें आती नहीं होगी, काम कहां से बनेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ भी ऑडिट का गहरा संबंध है। ऑडिट सबसे बनाकर चलता है, क्योंकि ऑडिट सभी को कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि इन सब के बेसिस पर ऑडिट सही ढंग से हो पाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएगा। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यार ऑडिटर को प्रोडक्शन सिस्टम, कॉस्ट सिस्टम, कॉस्ट पता चलेगी ढंग की, प्रोडक्शन का सिस्टम समझ आएगा, कॉस्टिंग ढंग से पता चलेगी तो ही तो प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन पैटर्न क्या है। गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस के काम, सच एज उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसका कॉस्ट सिस्टम कैसे है, वो मार्केटिंग कैसे करता है, ये सब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज लेनी पड़ेगी। यार मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर 1% आ गया तो आपके पास नॉलेज है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने फिर भी कवर कर दिया ताकि आपको कोई दर्द डिस्को ना हो। मैं एक बार ना इस चैप्टर का टिक करा देता हूं आपको, ठीक है, कि इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से थे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और एक आधी लाइन में आपको लिखवाऊंगा और ये चैप्टर पूरा वैसे हो चुका ओवर। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया ओवर, मजाक मजाक में, है ना। चलिए यहां तक का पॉइंट समझ आ गया। एक बार मुझे टिक करवाना है कि हमने इस चैप्टर में जो जो करना था वो हमने कर लिया या नहीं करा।
चले? अच्छा देखो, क्या हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट कर लिया? यस। ऑडिटिंग और उसकी मिसलीडिंग वाला पॉइंट कर लिया। उसके डिसिप्लिन अलग अलग लोगों से जैसे हैं वो कर लिया हमने। ऑब्जेक्टिव्स हम कर चुके बेटा, प्लीज। स्कोप हम कर चुके बच्चे। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट अपना हो गया, प्लीज। ये एक वर्ड है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। बताओ बेटा, आप इसका मीनिंग खुद बना सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक एंगेजमेंट का मतलब आपको मैंने बता दिया, क्लाइंट जब आपको कोई भी काम करने के लिए रखता है तो उसको एंगेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी अगर ऑडिटिंग के हिसाब से बोलूं तो इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। यानी एंगेजमेंट मतलब एक काम आपको मिला है जिसके अंदर आप ऑडिट वाला काम करके देंगे। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब आप क्या समझ रहे हो? देखो, दो तरह के ऑडिट होते थे, आपको भी पता है, इंटरनल ऑडिट और तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ये कौन से वाले ऑडिट की बात कर रहा है? स्टैट्यूटरी। तो एक वर्ड लिख लो बेटा, एक वर्ड लिख लो ऐसे नीचे चैप्टर के एंड पे जहां खत्म हो रहा है। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इक्वल टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। समझ आ रहा है आपको? तो पढ़ लो, आपको समझ आ गया। कह रहे द पर्पस ऑफ एक्सटेंडेड ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एनहांस द, बताओ हम बाहर वालों से चेकिंग क्यों करवाते हैं? ताकि बताओ डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर क्या हो जाए? एनहांस हो जाए। और ये वाली एंगेजमेंट, ऑडिट वाली एंगेजमेंट जो एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं, क्या वो गारंटी देती है या रीजनेबल एश्योरेंस? इन इंडिया कंपनीज को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर से, लेकिन कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है वो भी करवा लेती है अपने अकाउंट्स ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर से बिकॉज ऑफ हिज बेनिफिट्स। ये पॉइंट तो हमने 10 बार डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है ना। बेनिफिट्स हम कर चुके, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी कैटेगरी कर चुके, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा हम कर चुके, किसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है ये हम कर चुके, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब उसके एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं हम, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस, एश्योरेंस कितने तरह की होती है सब कर लिया हमने, और इससे रिलेटेड हमने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर भी कर लिया, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स रिव्यू वाला टॉपिक भी हमने कर लिया, और इसके बाद हमने अपना चैप्टर भी कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतनी ही मुक्कालात थी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर।